नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जब भी सर्दियां आती हैं तो बहुत लोगों को ये परेशानी और ये चिंता हो जाती है कि ये सर्दियां कैसे कटेंगी। अक्सर बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना जाता है कि इस बार की अगर सर्दियां कट जाएं तो जीवन काफ़ी वर्षों तक फिर ठीक ठाक चलेगा। असल में जो हमारा दिल है उस पर बहुत चीज़ें असर डालती हैं। कभी दुख हो, कभी कोई खुशी हो और कभी कभी मौसम का भी जो असर है वो हमारे दिल पर बहुत ज़्यादा होता है। मिर्ज़ा दाग दहलवी का एक शेर है, वो ये कहते हैं, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। होता यह है दरअसल कि हम बहुत सी चीज़ों को जानते हुए भी कुछ ऐसी जीवन शैली अपना लेते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर पर और ख़ास तौर से हमारे दिल पर उसका बुरा असर पड़ता है। सर्दियां आते ही हमारा खान पान जैसा हो जाता है, उसके बारे में हम सब जानते ही हैं। ज़्यादा मिठाइयाँ, तला हुआ भोजन और इसके अलावा बहुत से लोग जो सैर पर जाया करते थे इन दिनों में ज़्यादा पसंद करते हैं कि रज़ाई में ही वो लेटे रहें और जितना ज़्यादा हो आराम ही आराम करें। कुछ लोग सर्दी को दूर भगाने के लिए शराब का भी बड़ा सेवन करते हैं। इन सब चीज़ों का और कुल मिलाकर सर्दी का हमारे दिल पर और ख़ास तौर पर उन लोगों पर जिन्हें पहले से ही किसी तरह की कोई अवस्था यानी बीमारी है और बच्चों पर कितना असर पड़ता है, आज बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में इस बार अभी सर्दी उतनी नहीं आई है जिसको हम कड़ाके की सर्दी कहते हैं, लेकिन सर्दी कब आ जाए ये कोई नहीं जानता और दिल का ख्याल तो हमेशा रखना ही है, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी ही वो मौसम है जिसमें हृदय से संबंधी रोग जो होते हैं उनकी जटिलताएं बढ़ती हैं। वहीं हृदय आघात यानी हार्ट अटैक के मामले भी कई गुना बढ़ जाते हैं। तो किस तरह की सावधानी रखनी है? क्या अगर गर्म एटमॉस्फेयर से बाहर जाते समय, ठंडी हवा में जाते समय कोई सावधानी न रखी जाए या फिर कोई चूक हो जाए, क्या इसका असर हो सकता है? और कौन सी वो बातें हैं जिन पर खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी होगा जिससे इस मौसम में हृदय आघात के मामले टाले जा सके? और ख़ास तौर पर वो लोग जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जिन्हें खतरा है हृदय की बीमारियों से ग्रस्त होने का, जो प्रेसिपिटेट हो सकती हैं सर्दी के मौसम में, उन्हें कौन सी सावधानी रखनी है, किन बातों का ख्याल रखना है, विस्तार से इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे योग क्रियाएं भी जो आप करके अपने हृदय के जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर कर सकते हैं। खान पान कैसा हो, और ये तमाम बातें आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए ये समझते हैं कि सर्दी के मौसम का क्या असर पड़ता है हमारे हृदय पर और कैसे प्रभावित होता है उसका स्वास्थ्य। आज हर उम्र के लोगों में हृदय रोग से ग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है। अनियंत्रित जीवन शैली, शारीरिक श्रम में कमी, व्यायाम न करना और तेल व वसा युक्त आहार का सेवन जैसे कारक हृदय रोग के बढ़ते खतरे के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में सर्दियों में हृदय रोग से ग्रस्त लोगों की जटिलताएं बढ़ने लगती हैं और सर्दियों में हृदयघात के अधिक मामले होते हैं। हृदयघात होने पर लक्षणों को नजरअंदाज करना, लक्षणों की पहचान न हो पाना, अस्पताल पहुंचने में देरी और इलाज में विलंब स्थिति की गंभीरता को बढ़ाते हैं। हृदयघात के लक्षणों की जानकारी होना जरूरी है जिससे लक्षणों की जल्द पहचान कर तुरंत इलाज मिल सके। साथ ही सर्दियों के मौसम में विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे दिल के दौरे की संभावना कम हो और सर्दियों में हृदयघात होने से रोका जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कहा यह भी जाता है कि सर्दियों में जो हार्ट अटैक यानी हृदयघात होते हैं वो ज़्यादा गंभीर होते हैं। विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को किसी भी तरह की अगर दिल के दौरे को लेकर कोई भी लक्षण आ रहा है तो वो नज़रअंदाज ना हो और मीर तकी मीर की तरह ये कहना ना पड़े कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। जी हाँ, और किस तरह की सावधानी आपको रखनी है, तमाम इन मुद्दों पर बात करने वाले हैं हमारे यहाँ बैठे हुए विशेषज्ञ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय त्यागी। आप डायरेक्टर हैं जीबी पंत हॉस्पिटल से और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एच.एस. इस्सर, सीनियर कंसल्टेंट एंड कार्डियोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल। डॉक्टर मोहसिन वली, आप सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन, एंड डॉक्टर Z.S. मेहरवाल,
डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट। साथ ही योग क्रियाएं कैसे कर सकते हैं, कौन से आसन या प्राणायाम आप कर सकते हैं, हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें बता रहे हैं श्रीनिवास पांडे जी, योगाचार्य। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर संजय त्यागी, आप ही से ये समझने की कोशिश करें कि सर्दियों का जो मौसम होता है इसका हमारे शरीर पर किस तरह से असर पड़ता है। सर्दियों के मौसम में जैसे तापमान कम हो जाता है, उसको तापमान को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ब्लड को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, इससे हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ता है। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों के मौसम में इस हार्ट के अलावा लंग्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपको पता होगा कि सांस की बीमारियां इस मौसम में बढ़ जाती हैं। लोगों को फ्लू, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया जैसी बीमारियां ज़्यादा हो जाती हैं, गला खराब ज़्यादा होता है, ज़ुकाम ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है और फालिस की संभावना भी बढ़ जाती है। जी, ये जो तमाम स्थितियां हैं डॉक्टर वाली, जिसके अंदर कुछ खतरे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, लेकिन अगर दो ग्रुप्स की बात करें, वो जो सामान्य है, दूसरे वो जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, पहले से समस्या है या समस्या हो सकती है, उन दोनों ही स्थितियों में किस तरह से बदलाव या किस तरह के असर डाल सकता है सर्दी का मौसम? देखिए, सर्दी जो है ना, वो बाल की जड़ से लेकर पैर के नाखून तक बॉडी को प्रभावित करता है। और हमारे जो बॉडी है वो किसी वजह से ऐसी बनी है कि हम एक नॉर्मल टेम्परेचर या टेम्परेट टेम्परेचर पे सर्वाइव करें। और प्रोविज़न ये रखा गया है कि जब सर्दी पड़े तो हार्ट से पहले जो ब्लड वेसल्स हैं, जो स्किन है, उसका ब्लड सप्लाई काट के कोर ऑर्गन्स को बॉडी की सप्लाई दे दिया है। तो बॉडी में जो कोर ऑर्गन्स हैं उनको बचाना पड़ता है, हार्ट को और बॉडी को, और जो इसमें इंटरनल मैकेनिज्म है मिलियो एंटीरियर को ठीक रखने के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो, जैसे डॉक्टर त्यागी ने भी बताया, हार्ट के ऊपर भी उसको बर्न पड़ता है। और जब हार्ट पर बर्न पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और पेरीफ्री में ब्लड कम जाता है, तो उसका एक मिला जुला असर जो शरीर पर पड़ता है, उसमें बहुत से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अगर हम सडन एक्लिमेटाइज करने के लिए बॉडी को कहें, ग्रेजुअल एक्लिमेटाइज तो कर लेती है बॉडी, लेकिन सडनली जैसे कि आपने कहा, गर्म टेम्परेचर से ठंडे में आना, जाड़े का एकदम से आ जाना, आजकल जैसा मौसम हो रहा है, दिन में गर्मी, रात को और सुबह को सर्दी, तो इस तरह की जो मौसम होती है उसमें बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और बॉडी कहीं कभी कभी भूल भी जाती है। स्पेशली बच्चों में और बूढ़ों में ये जो संभावनाएं हैं, जैसे कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिल की बीमारियों की और पेरिफेरल डिजीजेस की, स्ट्रोक की, हार्ट अटैक की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इनसे लड़ने का एक ही तरीका है कि हम अपने को 24 घंटे और 12 महीने इस शरीर को तैयार रखें, ताकि वो वेदर की जो वैगरीज हैं, जो चेंजेस हैं, उनसे लड़ने में सामर्थ्य रखें। जी डॉक्टर मेहरवाल, यही जो प्रभाव है शरीर की, हमने बात कही, हृदय जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का, धड़कन जिससे उठती है, पंप कहा जाए, किस तरह के बदलाव वहाँ आते हैं जैसे जैसे तापमान कम होता है, सर्दी बढ़ने लगती है, क्या चेंजेस आते हैं हार्ट में? देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा हृदय है, जो दिल है, ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो हृदय होता है, और इस ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए हृदय कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो हार्ट चैम्बर्स हैं वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करते हैं। बट हार्ट को खुद भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि हार्ट जो होता है वो भी एक मसल होती है, और उस मसल को भी पंप करने के लिए अपने आप में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनके जरिए हार्ट मसल्स को ये ऑक्सीजन सप्लाई होती है। अगर इनमें किसी भी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी और वो पूरा अपना काम नहीं कर पाएंगे। सर्दियों के मौसम में काफ़ी चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से दो मेन इफेक्ट्स होते हैं। एक तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है। दूसरे, अगर मान लीजिए आर्टरीज में कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कुछ नैरोइंग होगी, तो उसकी अपनी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। और भी कुछ हार्मोनल चेंजेस और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिनका कि ब्लड प्रेशर के ऊपर असर पड़ता है, हार्ट की जो अपनी आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज, उनके ऊपर असर पड़ता है, और हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और वो ऑक्सीजन सप्लाई वो पूरी बॉडी को नहीं दे पाते हैं। इसलिए इन चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो काफ़ी सारी तब्दीलियां आ रही। डॉक्टर ईसर, हमारे एक दर्शक हैं सुरेश जैन, उन्होंने साथ में ये भी जानना चाहा है कि इस मौसम में कार्डियोवैस्कुलर पैरामीटर्स भी बहुत सारे बदल जाते होंगे, और ख़ास तौर पे वो बाकी जो टेस्ट जो होते हैं, क्या इको में, टीएमटी में, लिपिड्स वगैरह में, इन सब चीज़ों में क्या ये परिवर्तन आ जाता है? ब्लड प्रेशर की जैसे ये बात हुई, और सर्दियों में एक और बात जिस पर मैं चाहूँगा आप शामिल करें अपने जवाब में, वो है प्रदूषण का मामला।
ब्लड प्रेशर, ये दर्शक ने ठीक पूछा है कि ब्लड प्रेशर में ज़रूर चेंजेस आते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर पहले से नहीं है उनको भी बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है, उनको हाई होने के चांसेस होते हैं। जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है और दवा ले रहे हैं उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ने की तरफ होता है। कितना और उनको बढ़ेगा? अगर मान लीजिए किसी का 120-80 नॉर्मल रेंज में रहता है, कितना बढ़ सकता है अगर बढ़े? डिपेंड करता है कि सर्दी कितनी है, सर्दी से एक्सपोजर कितना हो रहा है। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग 3 से 5 मिलीमीटर मर्करी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 3 से 5 बढ़ने के चांसेस होते हैं, जो रिसर्च में देखा गया है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है सर्दी में 5 से 10 मिलीग्राम बढ़ने के दर्शक ये समझना चाहेंगे 3 से 5 जो आपने परसेंट की जो बात कही, वो आंकड़ों में कितना बढ़ जाएगा? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर्सन की बॉडी टू बॉडी वेरिएशंस होती है। पर्सन कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, कितनी प्रिकॉशंस ले रहा है, सॉल्ट कितना ले रहा है, फ्लूइड इंटेक कितना ले रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पर नॉर्मली 5 से 10 मिलीमीटर बढ़ने के चांसेस होते हैं और दवा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है ब्लड प्रेशर की। सो सर्दी से पहले ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें, जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को चेंज किया जाए और प्रिकॉशन ली जाए। डॉक्टर त्यागी, सामान्य व्यक्ति का भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर ज़्यादा सर्दी है तो? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब आप दौड़ते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर पर्टिकुलरली सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही बॉडी पे सर्दियों में स्ट्रेस पड़ता है तो वो ब्लड प्रेशर ज़्यादातर लोगों में बढ़ जाता है। जी डॉक्टर त्यागी, ये जो कंडीशंस हैं, अगर स्पेसिफिक हार्ट कंडीशंस की बात कही जाए, जिसमें ये कहा जाता है कि जिनको पहले से समस्या है वो भी बढ़ेगी और हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ते हैं, क्या कारण इनके पीछे रहते हैं और क्या वो लोग जिनको ख़ास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी इस मौसम में? हार्ट अटैक, एंजाइना और ब्लड प्रेशर की समस्याएं सर्दी के मौसम में बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि हार्ट को अपना शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पंप करना पड़ता है। हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। सारे शरीर को ऑक्सीजन और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उस पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। जब वो ज़्यादा काम करेगा तो उसमें बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके अलावा शरीर की में जो रक्त दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है और शरीर की नाड़ियाँ हैं सर्दी की वजह से सिकुड़ जाती हैं। जब सिकुड़ी हुई नाड़ी में वो उतना ही खून दौड़ना पड़ेगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इन वजह से हमारा जो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम साथ साथ हो जाती हैं। किसी को फ्लू हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है, गला खराब हो जाता है या बुखार की समस्या हो जाती है। सर्दियों में ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। और संजीव जी अभी बात कर रहे थे, पॉल्यूशन की बात कर रहे थे। पॉल्यूशन से भी हार्ट पे और पूरे शरीर पे ज़्यादा खराब असर पड़ता है, लंग्स पे असर पड़ता है। पर्टिकुलरली जो फाइन पार्टिकल्स हैं, 2.5 माइक्रॉन से नीचे जो पार्टिकल्स हैं, वो अगर हमारे शरीर में जाएंगे तो लंग्स में जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करते हैं। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से सारे शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और हार्ट पे भी असर डालता है। ये पाया गया है जहाँ पोल्यूशन होता है वहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो बढ़ती हैं, मतलब लंग्स और फेफड़े की परेशानियाँ तो बढ़ती ही हैं, पर हार्ट की परेशानियाँ भी बढ़ती हैं। बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे 2008 में। उस समय में वहाँ पे जो फैक्ट्रीज थी, क्योंकि बीजिंग में माना जाता है, चाइना में जो शहर है वहाँ माना जाता है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, तो ओलंपिक गेम्स में वहाँ पे फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया था और जो व्हीकल्स हैं उनका भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया था। पाया गया कि 60% पोल्यूशन लेवल कम हो गया और ये पोल्यूशन लेवल कम होने के साथ साथ वहाँ पे हार्ट अटैक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की समस्याएं भी बहुत हद तक कम हो गई। तो सीधा सीधा असर है पोल्यूशन का रेस्पिरेटरी बीमारियों का और दिल की बीमारियों का। जी, तो इन खतरों को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये विशेषज्ञों से समझेंगे। उससे पहले चंडीगढ़ से सुमित चावला जी हैं फोन लाइन पर। सुमित जी, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में। सवाल पूछें। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लहसुन बहुत यूज करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद ये कोलेस्ट्रॉल मतलब डिपॉजिट करने में या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में ये मतलब सहायक रहता है। ये कैसे मतलब ठीक है या गलत है लहसुन के मामले में? गार्लिक। डॉक्टर वाली क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गर्म रखती हैं। कुछ लोगों का मानना है कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं, उसमें से लहसुन भी एक है। काफ़ी कॉमर्शियली एडवर्टाइज भी है ये और अवेलेबल पिल्स हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उस कैटेगरी में आती हैं जो खून की रगों को चौड़ा करती हैं किसी हद तक। और इस कैटेगरी की जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो आपने भी अभी अप्रिशिएट की प्रोग्राम के शुरू में, वो एक्सरसाइज है। और अगर एक्सरसाइज हम करते रहें रेगुलर तो फिर जो एडॉन्स हैं उनकी ज़रूरत कम पड़ेगी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि लहसुन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे बताएंगे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं खाद्य पदार्थों में। जी, और चूंकि बात आ गई है एक्सरसाइज की यानी व्यायाम की, तो अपने योगाचार्य श्रीनिवास जी से ही ये समझने की कोशिश करें। श्रीनिवास जी, ये बताइए, जितनी भी
हम बात करें कि सर्दी में बाहर निकलने में दिक्कत है, कुछ भी है, लेकिन बहुत से लोग, जाहिर सी बात है, ऐसे हैं, बुजुर्ग हैं, खास तौर पर हमारे कई दर्शक ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनके माता पिता हैं, रिटायर्ड हैं, घर पर ही रहते हैं जी। ऐसे लोग जो बाहर ज़्यादा नहीं जाते हैं, वो घर में रहकर कौन सी ऐसी क्रियाएं करें ताकि सर्दी के मौसम में वो स्वस्थ रहें? जैसे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए रिचार्जिंग की एक्सरसाइज होती है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, थाई की, बटक की, और शरीर के अलग अलग पार्ट्स के वो टाइट करके कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर सकते हैं, जो कि मसल्स की एक्सरसाइज है और वो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए। जो यंग हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं उनके लिए कुछ एक्सरसाइज है जो कि बेहतर होगा, और हार्ट के पेशेंट अगर हैं तो उनके लिए पहले बेहतर होता है कि वो प्राणायाम करके फिर एक्सरसाइज करें। प्राणायाम करने के बाद जैसे आप कुछ कपालभाति या भस्त्रिका है, जिससे कि आप करके आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं और फिर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो उससे फिर आपकी शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है जी। और फिर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान भी आपकी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बढ़ जाती है एक्सरसाइज के दौरान। तो जब आप पहले प्राणायाम करते हैं तो शोधन की क्रिया हो जाती है, फिर आप प्राणायाम करके उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। कुछ एक दो ऐसी क्रियाएं बताना चाहेंगे जो सभी कर सकते हैं? मैं प्राणायाम कुछ बताता हूँ, जैसे कपालभाति जो बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल आराम से करें, पर एक सावधानी रखनी है कि जिन हार्ट के पेशेंट हैं वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि वो एक्सरसाइज कितना कर सकते हैं और कितना नहीं। दूसरी सावधानी ये कि आप जब भी करें एक्सरसाइज तो अपनी क्षमता के अनुसार, अपने आप को बहुत थकाना नहीं है, और जब भी आप थोड़ा थका हुआ फील करें तो उस समय रिलैक्स कर लें। तो मैं कपालभाति बताता हूँ, पहले कपालभाति करके जी। इसमें एक्सेल आप एफर्ट के साथ करते हैं और इनहेल नॉर्मल। तो इस तरह से इसको आप 15-20 बार करके फिर रिलैक्स करें। इस तरह से 2-3 सेट इसके कर सकते हैं। फिर कपालभाति करने के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके और लेफ्ट से सांस लेते हैं, आराम से स्लो एंड डीप इनहेल, और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से आप सांस बाहर करते हैं, और फिर राइट से सांस लेते हैं और फिर लेफ्ट से छोड़ते हैं। इस दौरान करते हुए आप श्वास पर कंसंट्रेट करते हैं, आपका पूरा ध्यान श्वास पर होता है और फील करते हैं कि आप श्वास पूरे शरीर में फैला रहे हैं। आप जितना लंबा ले सकते हैं आराम से, परंतु बिना तनाव के। ये 2 प्राणायाम बेहतर होता है। और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज मैं बताता हूँ। प्राणायाम के बाद जो बेसिक एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज हम ऐसा करेंगे, दूसरे चरण में समझने की कोशिश करते हैं। ये प्राणायाम हमारे दर्शकों ने बड़े अच्छे से समझ लिए होंगे। डॉक्टर त्यागी, एक बात जो आई थी चर्चा में और जो डॉक्टर ईसर भी कह रहे थे और आपने भी बताया कि एंजाइना और हार्ट अटैक, पहली बात तो ये कि दिल का दौरा और एंजाइना में क्या फ़र्क है, हम ये समझ लें, और लक्षणों को कैसे पहचानें। अक्सर आप लोगों के ज़रिए हमें कार्यक्रम में कई बार ये पता चला है कि लोग जिसे एसिडिटी या बदहजमी समझते रहते हैं, दरअसल वो दिल का दौरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। दिल को खून पहुंचाने के लिए और उसको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कोरोनरी नाड़ियां होती हैं जो कि शरीर के जो दिल के ऊपर होती हैं, और वो जैसे पेंसिल के आकार की होती हैं, 2.5 से 4 मिलीमीटर तक की होती हैं। और जब उनमें रुकावट आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने से, चिकनाई जमा हो जाती है, तो नाड़ियाँ संकुरी हो जाती हैं। संकरी हो जाने से उसमें खून का बहाव कम हो जाता है। खून का बहाव कम हो जाने से उसमें मिली हुई ऑक्सीजन भी उनको कम पहुंचती है। तो जब ऑक्सीजन दिल को कम पहुंचेगी तो व्यक्ति जब एक्सरसाइज करेगा, वॉक करेगा या सीढ़ी चढ़ेगा तो उसको छाती में भारीपन महसूस होने लग जाता है। भारीपन ज़्यादातर घुटन जैसा महसूस होता है, घुटन हो रही है चलने पर और रुकने पर ठीक हो जाती है। ये दिल के बीचों बीच, बाईं ओर या बाजू की तरफ भी जा सकती है, या जबड़े में भी ये दर्द महसूस हो सकता है। तो और जब रुकते हैं तो ठीक हो जाता है। तो इस स्थिति को बोलते हैं एंजाइना। पर जब नाड़ी में पूरी रुकावट आ जाती है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल जमा है उसका वो छाला है फट जाता है, तो उसमें प्लेटलेट आके जमा हो जाते हैं। प्लेटलेट जमा हो जाने से उसमें खून का थक्का बन जाता है और नाड़ी में खून का बहाव पूरा रुक जाता है। खून का बहाव पूरा रुक जाने से उस पोर्शन हार्ट के उस हिस्से को जहाँ वो ब्लड सप्लाई जा रही है पूरा बंद हो जाता है और बहुत तेज़ जानलेवा दर्द उठता है, एकदम पसीना आने लग जाता है, घबराहट हो जाती है और वो बैठने पे भी, आराम करने पे भी ठीक नहीं होती। इस लक्षण को हम हार्ट अटैक बोलते हैं।
तो इसमें हार्ट डैमेज हो जाने लग जाता है। अगर तुरंत इलाज ना किया जाए तो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। सर्दियों और गर्मियों में कोई फर्क होगा हार्ट अटैक की इंटेंसिटी में या बिल्कुल एक जैसा ही होगा? नहीं, हार्ट अटैक तो एक ही जैसा होता है, पर चांसेस उसके होने के बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ा, एकदम सडन स्ट्रेस होता है। जैसे आप सर्दी में अगर एकदम से बाहर निकल जाए, गर्म अपने अंदर हीटर चलाया हुआ है और बाहर एकदम सर्दी में निकल गए, ठंड में निकल गए, तो हार्ट पे एकदम सडन स्ट्रेस पड़ता है। उससे भी हो सकता है? उससे भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या कि महिलाओं और पुरुषों में लक्षण एक जैसे होंगे? नहीं, महिलाओं में ज़्यादातर लक्षण कम महसूस होते हैं और कई बार वो इग्नोर भी हो जाते हैं, तो इसलिए महिलाएं कई बार लेट स्टेज पे पहुंचती हैं, पर लक्षण हार्ट अटैक के सिमिलर ही होते हैं। जी डॉक्टर, इस तरह इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक की जो बात हो रही थी उसमें उस कंडीशन के अलावा बहुत बार देखा गया कि सुबह कोई व्यक्ति उठा तो बेहोशी आ गई। क्या इसका रिश्ता दिल की समस्या से हो सकता है? बेहोशी भी हार्ट अटैक का एक प्रेजेंटेशन होता है। जैसे डॉक्टर त्यागी ने बताया कि चेस्ट में पेन होता है, सेंटर में पेन होता है, रेडिएट कर सकता है। इसी तरह से सडन हार्ट की धड़कन इरेगुलर हो जाती है, वो जिसका चांसेस हार्ट अटैक के शुरुआत में ही होता है। पहले घंटे में सबसे ज़्यादा धड़कन इरेगुलर होने के चांसेस होते हैं, तो वो बहुत ही जानलेवा कंडीशन होती है, उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट होना चाहिए। और हार्ट की धड़कन एकदम से सडनली फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है, आदमी कोलैप्स हो जाता है और बेहोश हो जाता है। उस टाइम पे शॉक देने की भी जरूरत पड़ती है, अगर जिसको हम वीटी और वीएफ बोलते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वो शुरू के घंटे में सबसे ज़्यादा होता है। यूजुअली कई बार ऐसा कहा जाता है कि घर से हॉस्पिटल पहुंचना मुश्किल हो जाता है इसकी वजह से। तो जितना जल्दी से जल्दी हार्ट अटैक के सिम्टम को पहचाना जाए और डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, वो बेहतर रहता है इस सिचुएशन में। डॉक्टर बहरवाल, यही बात, अब अस्पताल पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए। कितनी देर तक का समय रहता है व्यक्ति के पास, और अगर देर हो रही है तो क्या क्या होगा फिर? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल संजीव जी आपने पूछा है। उसके पहले मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हार्ट के जो सिम्टम्स होते हैं, जिनको हम एंजाइना या चेस्ट पेन कहते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जिसको कहते हैं टिपिकल चेस्ट पेन या टिपिकल एंजाइना, जो डॉक्टर संजय त्यागी ने अभी बताया है कि लेफ्ट साइड में पेन हुआ, लेफ्ट साइड आर्म के अंदर रेडिएट कर रहा है या नेक में जा रहा है। दूसरे होते हैं जो एटिपिकल चेस्ट पेन होते हैं, यानी पेशेंट कहता है ये मेरे को बैक में पेन हुआ है या पेट के अंदर पेन हुआ या खाली इंडाइजेशन हुआ, जैसे आप कह रहे थे कि कई बार उसको हम इंडाइजेशन से ले लेते हैं। सो एटिपिकल पेन को भी हम इग्नोर नहीं करें अगर आपके लिए वो एबनॉर्मल है। दैट मीन्स कि पहले आपको स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इंडाइजेशन नहीं था, सडनली आपको फीलिंग होती है, सो दिस मे बी अ सिम्टम ऑफ हार्ट डिजीज। सो पहली चीज़ तो है कि एटिपिकल सिम्टम्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो दूसरी आपने बात पूछी कि हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल पहुंच के हमें जो हमारा एम ये होता है कि हार्ट की मसल को जो डैमेज हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है, और जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करनी है। और हमारे पास में एक विंडो पीरियड होता है जिसको हम 6 घंटे का विंडो पीरियड कहते हैं, बट जितनी जल्दी हम उस आर्टरी को खोल सकते हैं, यानी रिवेस्कुलाइज कर सकते हैं, वापस ब्लड सप्लाई रेस्टोर कर सकते हैं, उतना ही हार्ट की मसल प्रिजर्व रहती है। और इसलिए हम कहते हैं कि टाइम इज़ मसल एंड मसल इज़ टाइम, यानी जितना हम टाइम लूज़ कर रहे हैं उतनी हार्ट की मसल हम लूज़ कर रहे हैं, और जितनी जल्दी उसको हम खोल सकते हैं, आर्टरी को ब्लड सप्लाई फिर से रेस्टोर कर सकते हैं, उतनी हार्ट का फंक्शन नॉर्मल रहेगा। एक बात जो आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही, इसका मतलब जितना डैमेज हो जाएगा, जितना क्षतिग्रस्त हो जाएगा हृदय का हिस्सा, वो हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। बिल्कुल, सो वो परमानेंट डैमेज होता है, तो हमको उस परमानेंट डैमेज से पहले ही इंटरवेंशन करना है। जी, और इस समय हमारे एक दर्शक हैं टेलीफोन लाइन पर, मुंबई से कैलाश जी। कैलाश जी, बहुत स्वागत, पूछें सवाल। प्रॉब्लम ऐसा है कि विंटर सीजन में ही ऐसा होता है कि रात में आप सोते हो तो आपको ब्रीदिंग अनइजीनेस होता है, ब्रीदिंग में तकलीफ होती है, यहाँ तक कि आपको उठ के बाहर जाके खड़ा रहना पड़ता है। आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, सब चीज नॉर्मल है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का भी सब कुछ प्रोपोर्शन करेक्ट है। इंसाइड ऑफ दैट विंटर में ऐसा सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? यहाँ से उठ सबको बाहर जाके खड़ा रहना पड़ता है। क्या ये समथिंग सीजन है या क्या हो सकता है ये, इसके बारे में? अच्छा, ठीक है, डॉक्टर वली क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए, आपका सवाल बड़ा जायज़ है और मुझे खुशी हुई आपने बॉम्बे में रह के सवाल पूछा। नॉर्दर्न इंडिया में तो ये चीज़ बहुत कॉमन होती है कि अर्ली मॉर्निंग स्ट्रोक्स और मिडनाइट हार्ट अटैक्स 2 बजे के करीब मरीज की तबीयत खराब होती है। दरअसल हम जो क्वाड्रीपेड्स नहीं हैं, हम 2 पाए हैं, तो दिन में हम लोग वर्टिकल रहते हैं, खड़े रहते हैं, और रात में जब हम सोते हैं, और ख़ासतौर से जाड़े की रातें लंबी होती हैं जी, तो उसमें बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है वो इस तरह से चेंज हो जाती है
कि जिस तरह से इस कप को लिटाया जाए तो इस कप का सारा पानी टेबल पे आ जाएगा। एक मिसाल देके बता रहा हूँ। तो बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो कंजेस्ट कर देते हैं बॉडी को, कॉमन मैन की लैंग्वेज में उसको हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी कहते हैं कभी कभी, और मोर स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी कहते हैं। ये फिजियोलॉजी है बॉडी की, जो दिन में हमारी बॉडी ठीक रहती है और रात को, और ये बॉर्डर लाइन जो केसेस होते हैं उनका प्रेजेंटेशन भी यही होता है। हम हिस्ट्री भी लेते हैं मरीज से कि आपको रात को 2 बजे के बाद सांस तो नहीं फूलता। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी फिजियोलॉजिकल चेंज होती है बॉडी में, वो अर्ली मॉर्निंग सर्ज या पास्ट मिडनाइट सर्ज, जो ब्लड प्रेशर भी एक होता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल पर लोड बढ़ता है, 2 बजे से 4 बजे के बीच में हार्ट अटैक, स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं। और बॉडी जो है वो रात को जो है अर्ली मॉर्निंग में, आपने भी सुना होगा कि साहब बड़े अच्छे से सोए थे और सोते के सोते रह गए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को भी ऐसा हुआ है, हमने देखा अपने 35-40 साल के कैरियर में। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि हम दिन की अवस्था में जो चेक करते हैं और रात की अवस्था में जो हमारे परिवर्तन होते हैं वो अपने डॉक्टर को बताएं, और इससे पहले कि कोई बड़ा अटैक हो, जैसे डॉक्टर्स ने बताया, उससे हम निमट जाएं। और कभी कभी आपने जो डिस्कस किए हार्ट अटैक के सिम्टम्स, जैसे इन्होंने अभी सवाल पूछा तो मैं कहने जा रहा था कि एसिम्प्टोमेटिक भी होता है हार्ट अटैक, विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी सिम्टम हार्ट अटैक। ये भी जरा हम समझने की कोशिश करें इसको भी। डायबिटिक्स में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है क्योंकि उनकी नसों में पेन का एहसास कम हो जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और दूसरी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं जो हार्ट के पेन को सेंस करती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में और जो बीमारियां होती हैं नसों की, उसकी वजह से उनको पेन का एहसास कम होता है। और कुछ लोगों में क्लॉट सडनली वो रप्चर करके, जैसे बताया था पतनाले में गेंद फंस जाती है, जैसे उस तरह से एक्यूट होता है और उसमें इतना मौका ही नहीं मिलता कि पेशेंट सेंस करे कि हमको कुछ हुआ है। कुछ लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से वो कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट टाइम उनको जब देखा जाता है तो लगता है कि हार्ट अटैक नहीं है, पेट की बीमारी है। कुछ लोगों को रिवर्स टाइप का एंजाइना होता है, इसके अलग अलग नाम है मेडिसिन में। और कुछ ज़्यादातर जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग मोटे हैं, ओबीज हैं, डायबिटिक हैं, जिनको थायराइड की बीमारी है, लेडीज को खास तौर से, जो स्मोकर्स हैं और क्रॉनिक अल्कोहलिक्स हैं, उनमें हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं वो कभी कभी अकल से परे और समझ से बाहर होते हैं और बड़ा ही पिकुलियर और सडन डेथ का एक सीन बन जाता है। जी, तो ये तो वो कंडीशंस हैं जिसमें खास तौर पर ख्याल रखना होगा। डॉक्टर इसर, इसके अलावा हाइपोथर्मिया की अगर बात की जाए, जिसके अंदर सर्दी होने पर अचानक से शरीर का तापमान गिर गया, वहीं वो लोग जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, इन दोनों ही कंडीशंस में क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं हृदय की अगर बात की जाए? हाइपोथर्मिया हम उसको कहते हैं कि सडनली बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए, इसको हाइपोथर्मिया बोला जाता है। हाइपोथर्मिया होने के ज़्यादातर चांसेस उनमें होते हैं जो खुले में काम कर रहे हैं, बाहर विंटर्स में काम कर रहे हैं, जहाँ पे ठंडी हवा भी चल रही है या साथ में बारिश हो या स्नो हो, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपोथर्मिया होने के। और इसमें भी चांसेस होते हैं बच्चों को और एल्डरली लोगों को, क्योंकि बच्चों में फैट कम होता है, एल्डरली लोगों में सेंसेशन थोड़ी कम होती है, कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। अगर पूरा प्रॉपरली प्रोटेक्शन नहीं लिया हुआ सर्दी से तो हाइपोथर्मिया के चांसेस होते हैं। और हाइपोथर्मिया में हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट फेलियर पर्टिकुलरली हाइपोथर्मिया में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, सडन कार्डियक डेथ होने के भी हाइपोथर्मिया में ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके लिए प्रिकॉशन पूरी लेने की जरूरत है कि हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन ना हो, प्रिवेंशन ही इसका बेस्ट इलाज है। जी, और जो दूसरी कंडीशन की हम बात कर रहे थे, लोगों को लगता है कि अगर सर्दियों में अल्कोहल ज़्यादा ली जाएगी तो जो बॉडी है वो गर्म रहेगी। अल्कोहल एक फॉल्स सेंस ऑफ हीट देता है। शुरुआत में अल्कोहल में ऐसा होता है कि स्किन्स की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है तो स्किन गर्म होती है, तो पर्सन को ये एहसास होता है कि मुझे गर्मी हो रही है अल्कोहल से। तो कई लोग अल्कोहल इसलिए लेते हैं कि सर्दी ज़्यादा है, बट एक्चुअली इसका रिवर्स होता है। अल्कोहल पूरे कोर को ठंडा कर देता है, हीट ज़्यादा डिसिपेट होती है और जो गर्मी का सेंसेशन है अल्कोहल की वजह से सेंसेशन भी कम हो जाता है, तो उसमें पर्सन ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है सर्दी के लिए और हाइपोथर्मिया के लिए भी। और एहसास कम होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। यानी लोग जो सोच रहे हैं कि अल्कोहल से दरअसल सर्दी दूर भागती है, जिंदगी शायद दूर भागती है उनसे। एक्चुअली इसका उल्टा है। एक्चुअली अल्कोहल आपको प्रीडिस्पोज करता है विंटर्स में बीमारियों की तरफ। डॉक्टर संजय त्यागी, हमारे पास हमारे बहुत दर्शकों के ईमेल्स आ रहे हैं और वो लगातार जानना चाह रहे हैं कि एपी उपाध्याय वो ये कह रहे हैं कि जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स की बात हो रही है, सीनियर सिटीजन्स क्या करें जो घर पर हैं, अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं, वो कहीं विदेशों में कहीं पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। और इसके अलावा जगजीवन राम जी नई दिल्ली से, उन्होंने ये जानना चाहा है कि जो काफ मसल्स हैं, हमारी पिंडलियों के जो मसल्स मांसपेशियां हैं, उनका और क्या दिल के स्वास्थ्य का भी आपस में कोई रिश्ता है? तो 2 सवाल। बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है। सीनियर सिटीजन्स की आपने बात की जिनके बच्चे साथ में नहीं है या अकेले अस्पताल कैसे पहुंचे? अस्पताल कैसे पहुंचे? तो जैसे ही आपको सिम्टम्स हो, सबसे पहले तो आप हेल्प लें।
हेल्प लें। कैसे लें? आप टेलीफोन से अपने एम्बुलेंसेज को बुलाएं या जिसको भी है अप्रोच करें, क्योंकि अगर हार्ट अटैक होने के बाद में अगर वहाँ बेहोश हो गए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब आप होश में हैं तुरंत आप हेल्प लें। दूसरी चीज़ है कि एस्प्रिन गोली सभी घरों में अवेलेबल होती है। एक पानी के गिलास में पूरी गोली एस्प्रिन की घोल के तुरंत पानी के साथ पी लें अगर पेट में अल्सर की समस्या नहीं है, और रेस्ट करें। और जैसे ही आपको हेल्प आए तुरंत अस्पताल पहुँचे। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, हार्ट अटैक की पहले 6 घंटे होते हैं, सबसे पहला घंटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 50% डेथ जो हार्ट अटैक से होती है वो पहले घंटे के अंदर होती हैं। और पहले घंटे को गोल्डन आवर भी कहा जाता है। गोल्डन आवर इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अस्पताल पहुंच के तुरंत इसका इलाज कर लें, या तो इंजेक्शन से या बैलून एंजियोप्लास्टी से, तो नाड़ी 90 से 95% लोगों में खुल जाती है और हार्ट अटैक का डैमेज होना वहीं रुक जाता है। तो पहले घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे तो हार्ट डैमेज हो जाने से रुक जाएगा। तो ये अगर हम प्रिकॉशन लेंगे और हेल्प मंगा लेंगे और तुरंत अस्पताल पहुंच जाएं, अगर एम्बुलेंस के अलावा आपके घर में गाड़ी है, कोई आ गया आदमी आपको, तो तुरंत उसी गाड़ी में बैठ के भी अस्पताल पहुंच जाएं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है तुरंत अस्पताल पहुंचना, और अस्पताल वहां पहुंचना जहां की इसका इलाज अवेलेबल है। जी डॉक्टर मेहरवाल, इसके अलावा क्या कोई और कंडीशन जिसको हार्ट से रिलेट करके मेडिकल इमरजेंसी माना जाए और तुरंत इलाज की आवश्यकता होगी? बिल्कुल। हार्ट अटैक एक सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट की कंडीशन होती है जिसमें कि तुरंत लाइफ को रिस्क होता है। एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं एओर्टिक डायसेक्शन। एओर्टिक डायसेक्शन एक कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट की मेन आर्टरी होती है उसको एओर्टा कहते हैं, जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू। और ये हार्ट की जो आर्टरी है एओर्टा जिसको हम कहते हैं, इसमें अगर ब्लड प्रेशर सडनली बहुत बढ़ जाए और अगर इसकी जो वॉल है वो वीक है तो ये रप्चर कर जाती है, उसमें एक टीयर हो जाता है और वो पूरी आर्टरी के अंदर फैल जाता है और ब्लड दो हिस्से में जाने लगता है, एक ट्रू ल्यूमन जिसको हम कहते हैं और दूसरा फॉल्स ल्यूमन, यानी कि वो जो वॉल है उसको सेपरेट कर देता है। और ये एक बिल्कुल ही मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग ऐसे ही होते हैं जैसे कि हार्ट अटैक के होते हैं, यानी पेशेंट को बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है, फ्रंट में हो सकता है, बैक में हो सकता है। इनफैक्ट जो पेन होता है वो हार्ट अटैक के पेन से भी बहुत सीवियर होता है। और ये इतनी सीरियस कंडीशन है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसका इलाज नहीं किया जाए और इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 1/4 पेशेंट्स की डेथ हो जाती है और एक वीक के अंदर ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। तो एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है, इसमें पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी होता है और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ऑपरेशन ज़रूरी होता है। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि इसको काफ़ी जगह पे, अगर मान लीजिए कहीं छोटी जगह पे चले गए और उन्होंने उसको हार्ट अटैक समझ के एक दवाई दे दी जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। सो थ्रोम्बोलिसिस एक दवाई होती है जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स को हम लोग देते हैं उस क्लॉट को डिजोल्व करने के लिए। इस कंडीशन में वो बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर वो दवाई दे दी तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होती है, इनफैक्ट वो रप्चर करके पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो हॉस्पिटल में जाके हमें डिफ्रेंशिएट करना है हार्ट अटैक से, और अगर एओर्टिक डिसेक्शन है तो उसका तुरंत सर्जिकल ट्रीटमेंट जरूरी होता है। जी, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है विशेषज्ञ की जो भूमिका है कि वो पहचाने कि कंडीशन क्या है और उसके अनुसार सही इलाज व्यक्ति को मिल पाए। फिलहाल दिल्ली से प्रद्युत जी हैं फोन लाइन पर, आपका स्वागत, पूछिए सवाल। कौन सा ऑयल हार्ट के लिए बेटर है? लोग बोलते हैं ऑलिव ऑयल अच्छा है, ऑलिव ऑयल तो एक्सपेंसिव है जी। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि लोग बोलते हैं राइस मत खाओ, राइस में कार्बो ज्यादा है, उसमें हार्ट खराब होता है, रोटी खाओ। तो रोटी और चावल में मतलब कौन सा अच्छा है हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम हो? जी डॉक्टर इस सर, दो सवाल हैं, ऑयल और राइस इनका क्वेश्चन डाइट के बारे में है। ऑयल के बारे में ये है कि बेस्ट ऑयल जो है अपने जैसे इन्होंने बोला ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड जो इंडिया में सस्ता भी है और कॉमनली अवेलेबल है वो भी अच्छा ऑयल है। ऑलिव महंगा ऑयल है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सफोला एंड कैनोला ऑयल, ये सारे ऑयल हैं जो बॉडी के लिए ठीक होते हैं। ऑयल जितना कम से कम लिया जाए उतना अच्छा है, बट अगर लेना है तो इनमें से कोई भी ऑयल चूज़ कर सकते हैं और बदल बदल के लेना होता है। कोई भी एक ऑयल हमेशा के लिए नहीं लेना होता, कुछ चीज़ें बदल बदल के डिफरेंट तरह के ऑयल लेने होते हैं, 3-4 तरह के। और दूसरी चीज़ उन्होंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछी गई है। जो वाइट फूड है जैसे मैदा है और वो प्रेफर नहीं करना चाहिए। मल्टीग्रेन हमेशा प्रेफर करना चाहिए क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर बढ़ने के चांसेस कम होते हैं और उसमें फाइबर भी ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ें जो फैट वाली चीज़ें हैं, चीज़ है, बटर है, मक्खन है, ये सब चीज़ें सर्दी में भी और विंटर्स एंड समर्स दोनों में ये तो इसका प्रिकॉशन लेनी चाहिए डाइट में। चावल से भी कुछ फर्क पड़ता है? चावल भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है जिससे कि शुगर जल्दी बढ़ती है। तो ब्राउन राइस बेटर है रादर देन पॉलिश्ड राइस।
इसी में एक और बात, जो अखिलेश सिंह हमारे एक दर्शक है, उन्होंने ये जानना चाहा था, जो तेल और घी को लेकर बात हो रही है, वो जानना चाह रहे हैं रोज़ाना कितना उनको खाना चाहिए। रोज़ाना जितना, इसमें मेजरमेंट करना मुश्किल होता है, पर ये ऑयल के लिए यही कहा जाता है कि फैट एंड ऑयल जितना कम से कम लिया जाए उतना अच्छा है। सैचुरेटेड फैट लेस देन, जो हमारे फिगर्स हैं उसमें लेस देन 7 ग्राम सैचुरेटेड फैट पर डे होना चाहिए। 7 to 10 ग्राम पर डे, लेस उससे कम होना चाहिए। ये नापना बड़ा मुश्किल होगा डॉक्टर वली, नापना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए यही कहा जाता है जितना कम से कम ऑयल हो सके उतना लें। आजकल मेथड्स अवेलेबल है, डीप फ्राई ना करें। डॉक्टर संजय त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो भी ऑयल या घी तेल हैं जो सर्दियों में जम जाते हैं, उनमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। जैसे कि नारियल का तेल है, बटर, मक्खन, जो घी है, वो सैचुरेटेड फैट्स उसमें ज़्यादा होते हैं, तो उनका प्रयोग कम करना चाहिए। जो घी तेल सर्दियों में नहीं जमते हैं, जैसे अभी बात की सनफ्लावर ऑयल की, मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, इनका प्रयोग करना चाहिए। महंगे तेल जैसे ऑलिव ऑयल है, उसमें कोई खास एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, और जबकि वो अगर पकाया जाए तो वो उसका बेनिफिट भी खत्म हो जाता है। तो जो हम पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अपने देश में जो राइस ब्रान ऑयल है, सोयाबीन का ऑयल है, ये इस तरह के तेलों सरसों का तेल है, इन तेलों का इस्तेमाल करें। दूसरा, हम मात्रा की बात कर रहे हैं, पूरे दिन में 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और ऑयल के साथ साथ और भी खान पाने में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रयोग 4 से 5 बार अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है, 4 से 5 बार फल या सब्जी आपके खाने में ज़रूर होनी चाहिए, और वो भी होनी चाहिए रॉ होनी चाहिए। अच्छा, हर जैसे टमाटर, गाजर, पपीता, अमरूद आ रहा है, सेब आ रहा है, अंगूर आ रहे हैं, इन फलों का प्रयोग 3 से 4 बार होना चाहिए। और आप अगर अपने आप सोच के देखें तो आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरी बात की, जो घी तेल की बात कर रहे थे, जो भी घी, अगर तेल को बार बार पकाया जाएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाने से उसमें तेल में जहरीलापन पैदा हो जाता है। अगर उसी तेल को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा शरीर के अंदर जाके। तो ज़रूरी है कि आप जितनी मात्रा में ज़रूरत है उस समय उतना ही घी तेल इस्तेमाल करें, और उससे ज़्यादा बार बार ना पकाएं उसको। और जो, अगर आपको तली हुई चीज़ें सर्दियों में लोग ज़्यादा खाते हैं, तो अगर तली हुई चीज़ खाने का मन भी है तो घर में बना के पकाएं। आप हलवाई के पास जाते हैं तो वो घी तेल वही पकाते रहते हैं, वो काला रंग पड़ जाता है। जब वो काला पड़ जाता है तो ख़राब हो जाता है। तो ये समोसे, कचौड़ी जो आप सर्दियों में खाते हैं, तो इनका प्रयोग तो बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। अगर आपका मन भी कर रहा है कभी कभी खाने का, तो घर में बना के खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जब भी मन करे, तो जैसा कि बार बार गर्म किया हुआ तेल कितना खतरनाक होता है, उस कढ़ाई की तरफ देखें जिसमें वो समोसे, कचौड़ी या भटूरे तलकर निकल रहे हैं। फिलहाल शिमला से हमारे एक दर्शक हैं मदन गोपाल जी, बहुत स्वागत आपका। मदन जी, सवाल पूछें। कई बार हृदय का धड़कन बढ़ जाता है जी। कितनी बढ़ जाती है धड़कन? ये किसी वक्त भी बढ़ जाती है। ये 54 है। आपकी उम्र कितनी है? 54 है जी। अच्छा, डॉक्टर त्यागी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धड़कन बढ़ जाना भी एक इम्पॉर्टेंट समस्या है हार्ट की। यह धड़कन अगर लगातार बढ़ी रहती है, या कभी कभी बढ़ती है, या चलने पर बढ़ती है और रुकने पर ठीक हो जाती है, या सडनली तेज बढ़ती है और एकदम से ठीक हो जाती है, इस तरह से करके हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद हम ईसीजी और 24 घंटे का ईसीजी रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसको होल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं। होल्टर मॉनिटरिंग से हमें पता लग जाता है कि उस धड़कन किस तरह की बढ़ रही है, कि आपका एट्रियम ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या नीचे का चैम्बर वेंट्रिकल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ क्या क्या सिम्टम्स हैं। सिम्टम कैसे हैं? धड़कन के अलावा कभी कभी आदमी में बेहोशी, चक्कर की आने की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इनको जांच करवाने की ज़रूरत है, और होल्टर मॉनिटरिंग करवाएं। होल्टर मॉनिटरिंग कराएं। 24 घंटे का टेप रिकॉर्डर जैसा हम शरीर के साथ लगा देते हैं, और पूरे आपके ईसीजी को मॉनिटर करता रहता है। 24 घंटे का या 72 घंटे का या एवन एक पूरे हफ्ते तक का ईसीजी हम मॉनिटर कर सकते हैं और धड़कन का पता कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों में थायराइड की समस्या होती है, खून की कमी होती है, एनीमिया बोलते हैं, या हार्ट की बीमारियां होती हैं, तो उसकी वजह से भी धड़कन की समस्या हो सकती है। जी, और जो एक बात बार बार सामने आ रही है कि व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, तो आइए श्रीनिवास जी से जानते हैं। श्रीनिवास जी, आपने प्राणायाम बताए हैं, एक्सरसाइज की या योग क्रियाओं की बात करें तो कौन सी एक्सरसाइज घर में की जा सकती है जिसको कोई भी व्यक्ति करे? मैं ताड़ासन बता रहा हूँ, जो कि काफ की मसल की। अभी किसी दर्शक ने पूछा भी, तो वो क्या महत्व होता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी हुए, काफ मसल्स आपके ब्लड को वापस पंप करता है हार्ट लंग्स की तरफ, तो वो फिर आपके हार्ट पर प्रेशर कम पड़ जाता है। तो ताड़ासन में आप काफ की मसल्स की ही एक्सरसाइज करते हैं। आप हील को अप एंड डाउन करते हैं, ऊपर फिर नीचे। आप इसको ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं, सांस लेते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको आप 20-25 टाइम कर सकते हैं और इसके 3-4 सेट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको आप बढ़ा सकते हैं। फिर इसी में दूसरा आपके थाई मसल्स के लिए एक्सरसाइज है। आप सामने से करके इसको उत्कटासन बोलते हैं, बैठे ऐसे, फिर ऐसे उठे। इसमें भी श्वास छोड़ते हुए बैठना है, सांस लेते हुए। इसको आप 10 बार करें, 10 के 2 सेट करें। फिर इसके अलावा कुछ मत्स्यासन भी आप कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं और फिर अपनी स्टेमिना के अनुसार सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। जी, तो ये बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो घर में ही की जा सकती हैं। वो लोग जो सर्दी के मौसम में बाहर एक्सरसाइज करने नहीं जा सकते हैं, वो घर में ये योगिक क्रियाएं करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। उससे पहले कि हम कुछ और बातें करें, हमारे पास एक कॉलर है फ़ोन लाइन पर, हमारे साथ रोहतक से हैं। आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप विक्रम जी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है वो क्या किसी दवाई से पूरी तरह साफ हो सकता है? जी डॉक्टर वाली। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आजकल मॉडर्न कार्डियोलॉजी में। पहले जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, हम लोग पढ़ते थे, तो हमें बताया जाता था कि जो कोलेस्ट्रॉल जमा होने की बीमारी है वो इरिवर्सेबल होती है, प्रोग्रेसिव होती है और इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अभी बहुत सी ऐसी दवाएँ हैं जो इजीली अवेलेबल हैं और बहुत महंगी भी नहीं है, जिनको हम स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स कहते हैं या फाइब्रेट्स होते हैं। तो उनके इस्तेमाल से बहुत लेटली, अभी रिसेंटली ये भी देखा गया है कि कुछ प्लैक्स, जो डॉक्टर त्यागी बात कर रहे थे, प्लैक्स बनते हैं, रप्चर होते हैं, वो भी थोड़ा सा कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका इलाज है वो एक्सरसाइज है जी। जो कोलेस्ट्रॉल पे हमला है, सबसे बड़ा वो एक्सरसाइज है। आजकल कुछ ट्विटर पे और कुछ फेसबुक पे एक बहुत बड़ा मैसेज एक चल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है। मैं शायद दर्शकों को बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि ये टॉपिक है, कि वो उस मैसेज के चक्कर में ज़्यादा न पड़े। उसमें एक बात अच्छी जो कही गई है वो तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कल से खूब मक्खन पीने लगे और घी पीने लगे। तो ये जो चीज़ें गलत चल रही है ये सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा एक आध ने, तो वो बहुत गलत है और इसके लिए संभल के रहना चाहिए। और जैसा कि बताया गया, चिकनाई से बहुत दूर रहें। हम खुद चिकने बने लेकिन चिकना खाएं नहीं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो डैमेज होता है वो मोटापे से होता है, ब्लड प्रेशर के अकस्मात बढ़ने से होता है, और जो हम बात नहीं कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, जिसके लिए आप कई प्रोग्राम अलग से कर चुके हैं, स्मोकिंग से होता है जी। और अल्कोहल आपने बता ही दिया है। तो इन सब चीज़ों का मिला जुला असर कोलेस्ट्रॉल पर होता है। और कोलेस्ट्रॉल एक कारण से नहीं बढ़ता है, कुछ फैमिलीज़ में भी होता है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की टेंडेंसी, वो होता है। और कोलेस्ट्रॉल हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। और ये कोलेस्ट्रॉल एक ग्रुप ऑफ फैट्स है जो आर्टरीज में जमा हो जाता है, जो उनकी सेहत को ख़राब करता है। खुद कोलेस्ट्रॉल भी कभी जो थक्का है वो फटता है, या आर्टरी वहाँ से बीमार हो जाती है, इन्फ्लेम्ड आर्टरी होती है, उसमें जमा होता है। तो इसकी बहुत बड़ी, इसके बहुत आयाम हैं कोलेस्ट्रॉल के, और दवाओं से इसको, और एक्सरसाइज से इसको, और खाने के ज़रिए से इसको कम किया जा सकता है। और ये हर एक मरीज़ के लिए ज़रूरी है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, चाहे वो एक कॉमन मैन हो, उसको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रखना है जी। इसके अलावा डॉक्टर मेहरवाल, हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम या निमोनिया बहुत कॉमन है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार इस तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं, क्या कुछ हृदय के स्वास्थ्य से उसका रिश्ता हो सकता है? देखिए, सर्दियों के मौसम में ये समस्याएं बहुत कॉमन हैं। इन्फेक्शंस होते हैं, स्पेशली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है कि इनका हमारे हृदय के ऊपर क्या असर पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखी गई है वो ये देखी गई कि इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन से बॉडी की जो आर्टरीज होती हैं, उनकी अंदर की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको एंडोथीलियल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो डैमेज हो जाती है। और एंडोथीलियल मेम्ब्रेन डैमेज होने से उसके ऊपर प्लेटलेट्स जमा हो जाती हैं, जिनकी वजह से क्लॉट्स बनते हैं और हार्ट अटैक्स और एंजाइना वगैरह होते हैं। तो इसलिए हमें अवॉइड करना है सडन एक्सपोजर्स को कोल्ड के। जहाँ तक इन्फेक्शंस की बात है, इन्फेक्शंस के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी बॉडी कितनी इम्यून है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है आपकी बॉडी की, तो चांसेस इन्फेक्शन के कम होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों में ज़्यादा होते हैं, ओल्ड एज में ज़्यादा होते हैं, जिनको डायबिटीज़ है उनमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तीसरा ये है कि जैसे हमें ऐसे जगह से बचना है जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे आप देखते हैं कि दिल्ली के अंदर में इसमें इतना डस्ट पॉल्यूशन है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
और नेचुरली अगर एक्सरसाइज भी करनी है ऐसे उसमें, तो मेरे ख्याल से घर के अंदर रहकर एक्सरसाइज करें रादर देन डस्ट और पोल्यूशन के में जाके आप एक्सरसाइज करें। तो डस्ट पोल्यूशन से बचना है, एक्सरसाइज घर के अंदर करनी है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है। जी डॉक्टर त्यागी, यही बात, जिन लोगों का गला बार बार खराब होता है सर्दियों में, क्या वो कोई खतरे का कारण हो सकता है कभी? गले खराब से अगर स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट होगा या बैक्टीरियल सोर थ्रोट होता है तो उसके जो जहर है वो हमारे शरीर में दिल तक पहुंच जाता है और दिल में जो वैल्व होते हैं, कपाट होते हैं, उन पे असर डालता है और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है। पर गला खराब ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन से होता है। वायरल इन्फेक्शन में ज़ुकाम उसमें साथ में होगा और तो दोनों कारण से हो सकता है, वायरल से हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है। अगर बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा तब वो शरीर पे और हार्ट पे असर डालता है। अगर इसमें खराबी आ जाए, वैल्व में खराबी आ जाए, तो उसकी प्रिकॉशन ली जाती है। पेंसिलिन की दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, उसका लगाना होता है। लाइफ जब लॉन्ग टर्म का लगाना होता है जिससे कि वैल्व पे इफेक्ट ना आए। अगर वैल्व पे इफेक्ट आ जाएगा या तो नैरो सिकुड़ जाएगा, स्टेनोसिस हो जाएगी, या वो लीक करने लगेगा, तो इसको रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। जी और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके एक अलग से टॉपिक है, कभी इस पर डिस्कशन करेंगे जी। लेकिन अपने दर्शकों की इन्फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशन रूमेटिक हार्ट डिजीज़ ये वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि जो इन्फेक्शंस हैं ये बहुत कम होते हैं और उन्होंने मेजर्स ले लिए हैं इसको कम करने के लिए, जबकि एशियन कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया में हम लोग रोज़ बहुत सारे पेशेंट्स रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के देखते हैं जो वैल डैमेज जिनकी हो चुकी होती है। सो ये एक प्रिवेंटेबल ये डिजीज है। जी तो किरण, आपने अभी जो पूछा था इन्फेक्शंस के बारे में, मैं यही खत्म करके ऐड कर दूं कि वैक्सीन्स जो हैं, जो 2 वैक्सीन्स हैं वो बहुत जरूरी हैं, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के। जी। तो ये जो वैक्सीन्स हैं अपने डॉक्टर के मशवरे से एल्डरली पेशेंट्स को इस सीजन के शुरू में लगवा लेने चाहिए और ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है साल में 2 साल में। तो इसका डॉक्टर से मशवरा करके डॉक्टर को याद दिलाना पड़ता है कि भाई हमको आप निमोनिया और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगा दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा एडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी आ गया कुछ कंट्रीज में, ज़रूरी है। और हार्ट की डिजीज इससे भी रिलेटेड है। जी तो सर्दियों की शुरुआत होने से पहले ये वैक्सीन आप जरूर लगवा लें, ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। एक बढ़िया सा CFL लैम्प देना। ये लीजिए। ये बढ़िया है, इसकी क्या गारंटी है? ये देखिए, इस पर ISI का निशान है, जो किसी भी प्रोडक्ट को कड़े परीक्षण से गुजरने के बाद ही दिया जाता है। हर CFL लैंप पर ISI का निशान अनिवार्य है। पर कैसे पता चलेगा कि ये ISI मार्क असली है? असली ISI मार्क के साथ मानक का नंबर और उत्पादक का 7 अंकों का लाइसेंस नंबर भी होता है, समझी? ISI का निशान, क्वालिटी गारंटीड। जागो ग्राहक जागो। 2 बूंद जिंदगी के, इन्हीं 2 बूंदों ने इस देश को पोलियो से आजादी दिलाई। इन जैसे हजारों नायकों ने मीलों का सफर तय किया, हर बच्चे तक इन 2 बूंदों को पहुंचाया। लेकिन देखिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी भारत में बच्चों को पोलियो और अन्य बीमारियों के टीके लगवाने हैं, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सके। 17 जनवरी को अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं।
उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ओ जन्मी बेटी भोलू घर फैली है चारों और खबर सारे सज कर आए। अरे भरे हैं मटके पानी से डूबे हैं जिनमें हाथ कई चाचा चाची नानी के। डॉक्टर दीदी आई वहाँ देख गंदगी जहाँ तहाँ, बोली सफाई का रखो ध्यान, पीने का पानी रखो साफ उसमें न डालो अपने हाथ, पानी के बर्तन सदा ढके, बीमारियों से सभी बचे, जल ही जीवन है। अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। टोटल हेल्थ में फिलहाल समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। आपको बताना है कि इनमें से क्या हृदयाघात के खतरे को बढ़ाता है। ऑप्शन ए शारीरिक श्रम न करना, ऑप्शन बी वसायुक्त आहार का सेवन, ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी धूम्रपान या फिर ऑप्शन ई ये सभी कारक। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001 या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@gmail.com पर। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर संजय त्यागी आपको, सर्दियों में दिल की धड़कन तेज हो जाना सामान्य बात है? अगर हो सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है सर्दियों में। जी डॉक्टर सर, सर्दियों में सुबह उठते ही अगर बेहोशी आ जाए तो क्या ये दिल की बीमारी का लक्षण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए पूरे प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में कंसल्ट करने की जरूरत होती है। डॉक्टर वली, सर्दियों में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना सामान्य बात है, इसलिए चिंता न करें। चिंता करें, और डॉक्टर्स के लिए भी ये मैसेज देता हूँ मैं हमेशा कि अपने मरीजों का ब्लड प्रेशर सर्दियों में उनको बुला के देखें और उनकी दवाई का रेगुलेशन करें। डॉक्टर मेहरवाल, गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं? बिल्कुल ठीक है, सर्दियों में हार्ट अटैक गर्मियों के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। डॉक्टर संजय त्यागी, सीने में होने वाला कोई भी दर्द दिल का दर्द ही होगा? जरूरी नहीं है, पर इग्नोर ना करें, डॉक्टरी जांच कराएं और डॉक्टरी सलाह से उसका इलाज करें। डॉक्टर सर, दिल के दौरे और एंजाइना में कैसे फर्क करें? दिल का दौरा लंबे टाइम के लिए दर्द होता है, अंजाइना थोड़े टाइम के लिए दर्द होगा, चलने पे होगा, बैठने पे ठीक हो जाएगा, और हार्ट अटैक का जो दर्द होगा वो कंटिन्यूअस दर्द होगा 15-20 मिनट से ज़्यादा का। डॉक्टर वली, सर्दी में किन्हें दिल की बीमारी का खतरा ज़्यादा होगा? जिनको पहले से ब्लड प्रेशर है, जो स्मोकर्स हैं, वेट ज़्यादा है, डायबिटिक्स हैं या नॉन हार्ट के पेशेंट्स हैं, उन सबको दिल की बीमारी का खतरा ज़्यादा होगा। डॉक्टर मेहरवाल, अगर बाईपास सर्जरी या हृदय की कोई और सर्जरी करवानी पड़े तो सर्दियों में करवाएं या गर्मियों में? जब जरूरत हो तब कराएं, सर्दी और गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिसकंसेप्शन होता है कि गर्मी में नहीं कराना चाहिए, कभी भी करा सकते हैं जब भी जरूरत होती है। डॉक्टर संजय त्यागी, क्या साइलेंट हार्ट अटैक्स भी होते हैं, यानी बिना किसी लक्षण के दिल का दौरा पड़ जाए? या 20 से 25% लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं। डायबिटिक्स में और बड़ी उम्र के लोगों में, बुजुर्गों में इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर सर, शराब पीने से सर्दी दूर हो जाती है? बिल्कुल गलत। डॉक्टर वली, स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत सभी को नहीं होती, सिर्फ उन्हें होती है जो ज्यादा बीमार रहते हैं। नहीं, स्वास्थ्य बीमा तो सभी के लिए ज़रूरी है और सभी बीमार हो सकते हैं, इसलिए हमको इसमें बहुत आगे चलना है और पहल करनी है, और ये हमारे देश में हम इसमें बहुत पीछे। डॉक्टर मेहरवाल, धमनियों में कितनी ब्लॉकेज यानी रुकावट हो तो बाईपास सर्जरी करवानी चाहिए? ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि एक आर्टरी के अंदर है, 2 आर्टरी के अंदर है, 3 आर्टरी के अंदर है, मेन आर्टरी में है या उसकी ब्रांचेस में है, तो उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसका डिसीजन कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन एंजियोग्राम देखने के बाद में डिसाइड कर लेते हैं। डॉक्टर त्यागी, दिल के दौरे के लक्षण हो तो कितनी देर में अस्पताल पहुंचे? तुरंत पहुंचे, बिल्कुल भी देर ना करें, मिनटों का समय को गिने, घंटों में ना गिने। डॉक्टर सर, क्या हार्ट अटैक और स्ट्रोक में कोई संबंध है? हार्ट अटैक और स्ट्रोक का बेसिक पैथोफिजियोलॉजी सेम है, दोनों एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज़ हैं, दोनों के लिए रिस्क फैक्टर वही हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, मोटापा,
सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यही दोनों के लिए रिस्क फैक्टर सेम है, दोनों की पैथोफिजियोलॉजी सेम है और दोनों के लिए दवाइयाँ भी, ब्लड पतला करने वाली दवाइयाँ भी सेम है। डॉक्टर वली, क्या प्रदूषण से दिल की बीमारी की गंभीरता बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है और डॉक्टर त्यागी भी बता भी चुके हैं, तो हम सबको इससे बचना है। डॉक्टर मेहरवाल, अगर एक बार बाईपास सर्जरी करवा ली जाए तो कुछ और बदलने की जरूरत नहीं है, जीवन पहले की तरह सामान्य हो जाए? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम बाईपास करने का मतलब ये कि जो ब्लॉकेजेस थी उनको आपने ठीक कर दिया है और जो जो उसके इफेक्ट थे वो ठीक कर दिए, लेकिन अब आपको ये कोशिश करनी है कि दोबारा ब्लॉकेज नहीं हो जाए, जिसको हम लोग सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। इनफैक्ट सेकेंडरी प्रिवेंशन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में आपका एम है कि बीमारी ना हो, सेकेंडरी प्रिवेंशन में है हो गई है, उसको आपने ठीक कर दिया है, आगे ना हो, इसको आपको करना है। डॉक्टर त्यागी, जिनकी सर्जरी हो चुकी है, जिनकी हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, स्टेंट लग चुका है या दिल की बीमारी है, उन्हें इस सर्दी के मौसम में क्या ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और अपनी दवाइयों का भी रेगुलर इस्तेमाल करते रहने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना चेकअप करा के, और जरूरत है तो दवाई को एडजस्ट करने की भी जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर सर, कम एचडीएल या ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स क्या खतरे को बढ़ाएंगे? कम एचडीएल और ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड भी एक रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल यूजुअली बोला जाता है। तो अगर गुड कोलेस्ट्रॉल कम है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ट्राइग्लिसराइड भी ऐड करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के साथ हार्ट के रिस्क को बढ़ाने में। डॉक्टर वली, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और विटामिन डी की कमी क्या खतरे को बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाते हैं। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से तो खतरा 10 गुने से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और विटामिन डी ये देखा गया है आजकल के हमारी वैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो पानी का आपने कप रखा है, ये भी याद दिला रहा है मुझे कि पानी भी जाड़ों में पीना उतना ही ज़रूरी है। जी। डॉक्टर मेहरवाल, जिनकी हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई है, क्या इस मौसम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं? बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनफैक्ट करनी चाहिए, लेकिन हाँ ऐसे टाइम में करें जबकि बाहर का टेम्परेचर, दिल्ली में तो इस समय ज़्यादा गर्मी सर्दी नहीं है, तो सर्दी की तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, बट पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो अगर सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा लेट जाएं जब थोड़ी धूप आ जाए, ऐसे ही शाम से पहले जाएं। तो सर्दियों में थोड़ा सडन एक्सपोजर टू कोल्ड से बचना, बट एक्सरसाइज बिल्कुल करनी है, वॉक भी करना है। जी। डॉक्टर संजय त्यागी, दिल की बीमारियों के इलाज में नई औषधियाँ और तकनीक कौन सी हैं? नई औषधियाँ जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली, हम स्टैटिन्स की बात कर रहे थे, काफ़ी समय से उनका उपयोग हो रहा है। खून को पतला रखने वाली एंटी प्लेटलेट दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है और दिल की रफ्तार को कंट्रोल करने वाली वही नई नई दवाइयाँ आ रही हैं और नाड़ियों को चौड़ा करने की भी दवाइयाँ काफ़ी आ रही हैं। इसके अलावा टेक्निक्स एंजियोप्लास्टी में, जिसमें कि ड्रग कोटेड स्टेंट्स हैं, अगर ब्लॉकेज आ जाए, अभी आपने बात की कि किसको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, अगर तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाता है या मेन नाड़ी में ब्लॉकेज आ जाता है, तब बाईपास की जरूरत पड़ती है। एक या दो नाड़ी, दिल में 3 नाड़ियां होती हैं, एक या दो नाड़ी में ब्लॉकेज हो तो ज़्यादातर उसको एंजियोप्लास्टी और उसमें दवाई लगे हुए स्टेंट से आजकल उसका इलाज हो जाता है, जिसके दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर सर, क्या दिल की बीमारियों को टाला जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। पूरे प्रिकॉशन लें, खाने पीने के, डाइट के, एक्सरसाइज के और रेगुलर मेडिसिन लेने से जरूर बचा जा सकता है। इसमें जो हार्ट के मरीज हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर वली, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने का सरल उपाय तरीका क्या है? शुगर को नियंत्रण करने का सही उपाय मैं लोगों को हंसाता भी हूँ, बताता भी हूँ, मुंह पर ताला। मुंह पर ताले का मतलब ये है खान पान में नियंत्रण और शक्कर की मात्रा कम। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने का सबसे बड़ा जो है वो गुस्सा न करें, खाने में आहार में नियमित रहें, व्यायाम करें और डॉक्टर को कम से कम 1 महीने में एक बार ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक करा लें और दवाई खाएं। जी डॉक्टर मेहरवाल, आखिरी सवाल आपसे, दिल की बीमारी में फॉलोअप और रेगुलर जांच करवाने का, चेकअप्स करवाने का क्या महत्व? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसकी सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि दोबारा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो उसको जल्दी ही हम पिकअप कर लें, सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरफ ध्यान दें। तो इसलिए रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है, रिस्क फैक्टर्स को भी देखने के लिए, रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए भी, और दोबारा बीमारी ना हो इसलिए। श्रीनिवास जी, चलते चलते आपसे भी चाहेंगे 1-2 वाक्यों में क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि दिल की बीमारियां दूर रहें? आप नियमित एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें और खान पान में ध्यान रखें, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, तो आप स्वस्थ रहें, यही हमारी शुभकामनाएं है। और डिप्रेशन से भी बचें, आजकल ये बहुत बड़ी महामारी हो गई है, डिप्रेशन से बचें, खुश रहें। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थी वो बातें जिनका आपको ख्याल रखना है, जिससे आपका दिल रहेगा स्वस्थ
और आप सर्दियों के मौसम में भी दिल की बीमारियों से बचाव कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें और घर में हमेशा जिस तरह से आप पिज़्ज़ा, बर्गर और बहुत सी चीज़ों के लिए नंबर्स आप हैंडी रखते हैं, इमरजेंसी नंबर्स भी ज़रूर अपने पास रखें ताकि अगर किसी तरह की कभी भी किसी को ज़रूरत पड़े तो आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए और मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।